26 सितंबर 1932 ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस के एक छोटे से गांव में गुरमुख सिंह और अमृत कौर के यहाँ मनमोहन नाम के एक लड़के का जन्म होता है, जो आगे चलकर भारत की तकदीर बदलने वाला था। कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिक्षा कड़ी मेहनत के साथ अटूट शिक्षा के शिखर को इतनी अच्छे से पार किया कि वो आगे चलकर देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने आरबीआई के गवर्नर बनने से लेकर देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ऐसे कारनामे किए जिससे आज भी भारत को कई सारे फायदे हैं। उनके कारनामों में था सबसे बड़ा एलपीजी रिफॉर्म, जो 1991 में सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म थे। भारत की उस समय इकोनॉमी को खोलना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उस समय देखिए स्थिति ऐसी हो गई थी, भारत की फॉरेन रिजर्व के लिए भारत को फॉरेन ₹1 नहीं बचा था भारत के पास। भारत को सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था अपना। और ऐसे हालातों में क्या हुआ कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी देश में बढ़ने लग गई थी, जहां 1989 से लेकर दिसंबर 1989 से लेकर जून 1991 तक इन 1.5 सालों में लगातार 3 प्रधानमंत्री बदल दिए गए थे, और इसी दौरान राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में देश पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा था, और इसी के बाद आगे चल के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। और उसके बाद ही उन्होंने आगे चल के कुछ रिफॉर्म्स लाए जिन्हें आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज मन की आंखों से विश्वास अग्रवाल के साथ जानिए कि क्या आखिर उन्होंने ऐसा क्या करिश्मा करके दिखाया, क्या ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए जिसकी वजह से उनके योगदान को आज कभी देश भुला नहीं सकेगा। और मनमोहन सिंह की शख्सियत में ऐसा क्या खास था कि जब 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तो सभी के दिल से एक ही बात निकली कि जमाना कर ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर सिर झुकाकर चलता था। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में जानने से पहले आपको भारत की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, लगभग 200 सालों के ब्रिटिश रूल के टाइम पे पहले एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का राज चलने लग गया उस समय। अब जब ब्रिटिशर्स का राज चला तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इस तरह से लूटा कि वो पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। देश की जीडीपी इतनी घट गई, इतना नीचे तक चली गई थी कि कैसे जैसे तैसे करके तो 200-250 सालों के बाद तो आज़ादी तो मिल गई अंग्रेजों से, लेकिन उसके बाद स्थिति ऐसी थी कि है ना, भारत सरकार ने कुछ किया नहीं ऐसे, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट किया देश की, लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं था लोगों के लिए, दूसरे बाहर की कंपनियों के लिए इतना नहीं था। अब उस समय क्या हुआ कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो भारत में नेहरूवियन फेज स्टार्ट हो गया। नेहरूवियन फेज क्या था, देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा एलपीजी का मतलब समझ लीजिए। एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, लिबरल। तो लिबरल होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपनी इकोनॉमी में जैसे देखिए भारत की जो पॉलिसीज है उनको लिबरल रखना चाहिए, ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि मतलब जितनी भी पॉलिसी है, जो भी कुछ आ रहा है वो सब है ना, उन्होंने आगे चल के लिबरल रखनी चाहिए उस बारे में। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए, अब जैसे अगर देश के लिए, अगर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर मान लीजिए आप अगर अपना जैसे अगर घर किसी को रेंट पे देते हैं, मान लो अगर कोई फॉरेन से कोई आया और आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, बट आप शुरुआत में तो ये सोचेंगे कि नहीं ये फॉरेन से आया है, अपने देश का नहीं है, तो फिर अपन इसको देख के क्या करेंगे, ऐसी बातें आती है मन में। क्योंकि देखिए इतने साल अपन देश की गुलामी में रहे हैं, भारत इतने साल गुलामी से जी रहा था। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब भारत तो इस तरीके से जी रहा था, तो फिर अब देखिए तो आप भी इस हिसाब से सोचेंगे। तो इसको बोला जाता है, मतलब उससे क्या हुआ कि ना आपको फायदा होगा ना उसको फायदा होगा। तो मतलब फिर लेकिन बाद में फिर आप बोलेंगे कि नहीं चलो ठीक है, आप है ना अपना घर रेंट पे ले लो, और है ना एक काम करो कि ये जितना भी जो कुछ भी है, मतलब कुछ सोर्सेज है घर के, वो आप यूज करो, उसके पैसे मत दो, मतलब ऐसे करके आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आपके घर में। तो उसी हिसाब से ही आपको देश को चलाने के लिए है ना, मतलब ये हो गया लिबरल पॉलिसी, एलपीजी। और उसके बाद फिर आता है प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे
प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, पहले तो क्या होता था ना, सारी कंपनियां जो है वो सरकार के अंडर में ही चलती थी, सरकार के अंडर में चलती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उस समय क्या हुआ था, होता था कि जितनी भी कंपनी थी, जैसे बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होता था भारत में, सब इंडिया का ही चलता था। क्योंकि सरकार को लगता था कि अगर यहाँ पे अगर कुछ अगर इधर से अगर कुछ इधर उधर कर दिया, गलत सलत हो गया, तो फिर पता चला कि कोई और कंट्री आके गुलाम बना देगी। इससे अच्छा है कि है ना, जो देश में अपनी कंपनी है उनको चलने दो, और है ना सरकार का कंट्रोल जमा के रखो। फिर ये मतलब ये प्राइवेट कंपनियों को जो अपन इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आप अपना कोई प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। फिर आता है जी ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पूरा हो गया ना, तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल मतलब ये होता है कि आप जैसे आपको चाहिए होता है कि अब जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप जैसे अपने मार्केट में अपना नाम चाहते हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर जैसे अगर मान लो कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में वो अपना नाम चाहिए, उसको प्रमोशन होता है, पूरी दुनिया में उसको अपनी इज्जत चाहिए होती है, तो मतलब अपने आप को वो ग्लोबलाइज करना होता है लोगों के सामने। या ऐसे भी अगर होता है तो वैसे भी इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि देखिए ग्लोबलाइजेशन में यही होता है कि जैसे देश को में भी यही चीज थी उस समय कि भारत को भी है ना काफी ज्यादा ग्लोबलाइज करना था अपने आप को, और आगे चल के फिर देश को काफी ज्यादा बढ़ावा देना था, दूसरे फॉरेन कंट्री के आगे अपनी भी इमेज बनानी थी, अच्छी इमेज। तो इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक मैंने आपको एक समझाया ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे। तो ये हो गया पूरा एलपीजी रिफॉर्म का मतलब समझाया एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको। एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब उस समय क्या हुआ, भारत में लाइसेंस राज चलता था। भारत में जब लाइसेंस राज चलता था तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब लाइसेंस राज चलने के बाद क्या हुआ, लाइसेंस राज का मतलब क्या हुआ कि हर कंपनी को है ना यहाँ पे लाइसेंस राज लगता था। मतलब लाइसेंस में मतलब कहीं पे भी, जैसे मान लो अगर आपको एक स्कूल भी बनाना हो तो उसके लिए भी आपको है ना लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अब ये लाइसेंस लेने में बहुत टाइम लग जाता था, वैसे हालत खराब हो जाती थी, पहले ये पेपर बनवाओ कि कोई सरकारी अधिकारी है पहले उसके यहाँ जाओ, बहुत सारा झंझट रहता था लाइसेंस बनवाने में भी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1956 में भी क्या हुआ ना कि इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत ऐसे बढ़ावा दिया गया, कुछ ऐसे करके कंपनियां खुली भारत में, और कुछ कॉटेज इंडस्ट्री को और जो सोशल इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा दिया गया, ऐसे करके काफी सारी चीजें हो रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यार ये सारी चीजें इकोनॉमी में काफी कुछ चल रहा था, ये सारी चीजें मनमोहन सिंह देख रहे थे, तो मनमोहन सिंह का भी बचपन से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता था ये सब देखने में। तो वो इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा अच्छे थे, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके। आपको एक और बात बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब उसके बाद क्या हुआ कि वापस से फिर जब वो 1956 में क्या हुआ, ये सारी चीज हुई। लेकिन 1966 के टाइम पे क्या हुआ कि रूपी का डीवैल्यूएशन हो गया। अब जब देखिए क्या हुआ, रूपी का डीवैल्यूएशन हुआ तो उस समय क्या हुआ, इस समय काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहले तो 5 ईयर प्लान भी लॉन्च किए गए थे, 5 ईयर प्लान भी लॉन्च किए गए थे। तो उस समय क्या हुआ कि 5 ईयर प्लान जब लॉन्च किए गए थे तो उस समय पहले आपको पता ही 1951 से लेके काफी सारी चीज हुई थी। मैंने 5 ईयर प्लान पे भी है ना वीडियो बनाया हुआ है पूरा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, अब उसके बाद 5 ईयर प्लान्स की बात हो गई। 5 ईयर प्लान्स में भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था लोगों को, क्योंकि देखिए क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी किसी को बोलने नहीं दे रही थी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय ये सारी चीजें देख रहे थे। अब देखिए उस समय क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ मनमोहन सिंह का बता देता हूँ। अब जब देश का बंटवारा हुआ था तो बंटवारे के बाद सिंह का परिवार पाकिस्तान से भारत में आ गया था, अमृतसर लौट आए थे वो लोग। और अमृतसर में मनमोहन सिंह पढ़ाई कर रहे थे, बचपन में उनकी माँ की डेथ हो गई थी तो दादा दादी ने उनको पाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, बड़े हुए, फिर उसके बाद वो मेहनत किए, उन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, बीए, और उसके बाद एमए की, और वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1957 में उनकी शिक्षा की उनकी इतनी मेहनत जो थी वो उनको पंजाब से सीधा इंग्लैंड ले गई। वहाँ पे उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली, पीएचडी की डिग्री ली। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिस में, उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक्स में काफ़ी उन्होंने रिसर्च की, पीएचडी की, वो सारी चीज़ों को भापते थे देश में कि ये देश में एक्चुअली क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें ये सब सुनते थे। उनके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनका मन नहीं लगा पढ़ाई में, तो वो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद उन्होंने
कॉलेज में पढ़ाया। कॉलेज में पढ़ाने के बाद फिर क्या हुआ कि अब जैसे ही उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज में पढ़ाने के बाद उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद से फिर उन्होंने क्या किया, 1982 में वो आरबीआई के गवर्नर चुने गए। आरबीआई के गवर्नर पहले तो उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो 1980 में, फिर 1970 के दशक से उन्होंने है ना सरकार को है ना धीरे धीरे एडवाइजरी देना चाही थी। पहले एडवाइजरी देना शुरू किया। पहले वो इंदिरा गांधी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के चीफ एडवाइजर बने 1971 के आसपास। फिर उसके बाद उन्होंने और भी कुछ किया, प्लानिंग कमीशन के मेंबर बने। फिर उसके बाद आरबीआई के गवर्नर रहे, काफी कुछ किया उन्होंने देश के लिए। अब ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि 1980 में क्या हुआ कि वॉशिंगटन कंसेंसस आ गया। वॉशिंगटन कंसेंसस मतलब क्या? वॉशिंगटन कंसेंसस एक था, मतलब इसने क्या बोला कि एक रूल लाया था, मतलब एक कंपल्शन नहीं था कि आपको ये चीज करनी है। उसने बोला कि जितनी भी कंट्री है ना, जो भी कुछ है वो सब अपनी इकोनॉमी को खोले। अब जब देखिए इकोनॉमी को खोलने की बात आई यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए इकोनॉमी तो खोली जा सकती है, लेकिन अब उन्होंने ऐसे कोई कंपल्सेशन नहीं दिया था कि नहीं आपको ये इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, या ऐसा कोई इनके ऊपर कोई रूल नहीं था। लेकिन उस समय क्या हुआ, भारत ने इस चीज को ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय क्या हुआ, एक तो पहले 1975 में इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी लगने के बाद फिर क्या हुआ कि इमरजेंसी के बाद इधर पंजाब में इधर मिलिटेंसी शुरू हो गई थी, काफी सारी चीजें हो गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, ऐसे करके काफी सारी चीजें हो रही थी। 2.5 साल तक फिर वो आरबीआई के गवर्नर रहे। आरबीआई के जब गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने क्या किया कि देश को उन्होंने क्या किया कि फिर काफी सारी चीजें दी। रुपये का डिवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, उन्होंने बैंकों को उसके बारे में काफी समझाया। देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में काफी समझाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1985 से 1987 तक वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे। प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन में उन्होंने फिर बताया कि कैसे 5 ईयर प्लान में कैसे सक्सेस होना चाहिए, कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, उस पर प्रॉपर ध्यान दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1987 में क्या हुआ कि अब जब 1987 आया तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां से फिर वो यूजीसी के चेयरमैन बना दिए गए, यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन के चेयरमैन बना दिया गया उनको। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, देश में काफी इकोनॉमिक क्राइसिस तो आ ही रही थी उस समय। अब उसके बाद क्या हुआ कि उधर 1989 आ गया। दिसंबर 1989 तक हालात ऐसे बन गए थे कि देश के पास फॉरेन रिजर्व के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे अब देखिए उस समय राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, आप सब जानते हैं बोफोर्स घोटाले की वजह से। बोफोर्स घोटाला, अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि उस समय क्या हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी क्राइसिस हो गई। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस क्या होती है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस क्या होगी, भुगतान संतुलन जिसको बोला जाता है। मान लीजिए अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो वो शायद अच्छे से समझ पाएगा इसको, कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास अगर कोई अगर जैसे मान लीजिए आप एक्सपोर्ट करते या इंपोर्ट करते कोई चीज़ का, और अगर मान लो अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो और उसके बाद अगर आपके बाद अगर जैसे उसके लिए पेमेंट के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं होता है, या अगर उसकी वजह से क्या होता है, अगर उस चीज़ की अगर वैल्यू घट जाती है, और अगर आपके पास उस चीज़ का अगर डिमांड अगर होती है लोगों की, आप दे नहीं पाते, तो इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस बढ़ने लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ, वीपी सिंह के बाद क्या हुआ कि अब 1990 में क्या आपको पता ही है, अडवाणी की रथ यात्रा हो रही थी। अडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया गया यहाँ पे, तो इसकी वजह से वीपी सिंह की सरकार को भी वापस ले लिया गया। वापस मतलब लाल कृष्ण आडवाणी ने सपोर्ट खींच लिया और वीपी सिंह की गवर्नमेंट चली गई। वीपी सिंह की गवर्नमेंट के बाद आ गई चंद्रशेखर की गवर्नमेंट। अब उस समय क्या हुआ, चंद्रशेखर की जब गवर्नमेंट, अब उस समय भी वो भी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे, तो उस समय बजट ही पेश नहीं हो पाया 1991 का। अब जब बजट पेश नहीं हो पाता, सोचिए देखिए अब बजट की तो है ना यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो तारीख फिक्स है हर साल। आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री हर साल बजट पेश करते हैं हमारे देश के। अभी निर्मला सीतारमण हाल ही में वित्त मंत्री है, तो वो 1 फरवरी को हर साल बजट पेश करती है। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब ये चीज नहीं हो पाई। अब इसी के बाद क्या हुआ कि अब देश का ध्यान इलेक्शंस की तरफ चले गया था उस समय। अब जब उस समय क्या हुआ था कि इलेक्शंस की तरफ चला गया, अब उसके बाद ऐसे में क्या हुआ कि इन्हीं इलेक्शन की कैंपेनिंग के चलते ही 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। अब जब यहाँ पे राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि देश को देखिए, अब उस समय क्या हुआ कि अब देखिए अब सरकारी देश में जब स्थिर नहीं रहेगी तो होगा क्या।
पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगी देश में। इकोनॉमी से रिलेटेड अब देखिए, गवर्नमेंट के पास अगर मेजोरिटी नहीं रहेगी प्रॉपर, का कुछ रहेगा नहीं, तो सरकारें भी कुछ कर नहीं पाएगी। देश ऐसे में इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझेगा ही जूझेगा। अब इन 1.5 सालों के अंदर अंदर क्या हुआ कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बदल दिए गए। पहले वीपी सिंह आए, फिर चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर के बाद इधर। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। अब जब सहानुभूति की लहर दौड़ी तो इसके बाद क्या हुआ कि काफी ज्यादा 500 से ज्यादा वोट मिली थी। पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय इलेक्शन लड़ने के लिए उनको टिकट तक नहीं दिया गया था, उसके बावजूद भी है ना वो देश के लिए लड़े थे। वो देश के लिए उन्होंने अल्पमत में सरकार बनाने का दावा पेश किया और ऐसे में उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। और उसके बाद क्या हुआ कि और इसी समय क्या हुआ, नरसिम्हा राव को पता था, उनको सब चीज के बारे में पता था, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में कोई वो नहीं था कि है ना, उनको कोई इस बारे में नॉलेज नहीं था कि इकोनॉमी को देश में कौन चला सकता है, इकोनॉमी के लिए किसको बनाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पीसी अलेक्जेंडर से पूछा तो उन्होंने पहले तो आईजी पटेल का नाम सुनाया, नाम सुझाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आईजी पटेल ने तो मना कर दिया कि नहीं वो तो नहीं बन पाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाइए फाइनेंस मिनिस्टर। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दिन फॉरेन से आए हुए थे, वो यूजीसी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने बोला कि आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनिए, देश को इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उस समय क्या हुआ कि चंद्रशेखर, उस समय क्या हुआ जब 1990 के समय क्या हुआ था कि यशवंत सिन्हा ने क्या किया था कि स्विट्जरलैंड जाके है ना चंद्रशेखर वहां पे है ना सोना गिरवी रखने की फाइलों पे साइन कर दिया था, क्योंकि अब देश को सोना गिरवी रखना पड़ेगा आईएमएफ से लोन लेने के लिए। अब देखिए आईएमएफ से लोन लेने के लिए देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ। देखिए अब जैसे आपने देखा होगा कि है ना, जैसे आपके पास होता है, आप जैसे मान लीजिए एक एसडीआर होता है। एसडीआर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज के लिए लोन ले रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, या बिजनेस के लिए, या कोई भी अगर मान लीजिए आप लोन लेते हैं, तो अगर आपको लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बैंक में अपना अकाउंट दिखाना पड़ता है। वैसे लोन तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको बैंक को दिखाना पड़ता है ना, पूरा गारंटी देनी पड़ती है कि आप लोन चुका सकते हो कि नहीं चुका सकते हो। और फिर उसके बाद देखिए मान लीजिए अगर आपने अगर जितने साल के लिए भले ही आप है ना उतने साल में नहीं चुका तो आपको है ना कुछ अपना गिरवी रखना पड़ता है। आप अपना घर या अपना कोई भी आपके पास जो भी कुछ है, कोई फैक्ट्री है, या अगर मान लीजिए अगर आपने अगर कार खरीदने के लिए लोन लिया और अगर आप लोन नहीं चुकाते तो बैंक आपकी कार जब्त कर सकती है। तो ये सारी चीजें, ये सब होता है ना, तो आपको वो चीजें गिरवी रखनी पड़ती है। तो उस समय भी क्या हुआ ना कि देश को सोना गिरवी रखना पड़ गया। अब उस समय पीवी नरसिम्हा राव, नरेश चंद्र कैबिनेट सेक्रेटरी को जो उस समय के थे नरेश चंद्र, उनको बुला के नरसिम्हा राव ने पूछा कि देश की हालत इतनी खराब है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, देश की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। अब सब प्रॉब्लम में आ गए। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहले तो क्या किया कि रुपये का डीवैल्यूएशन किया। रुपये का जब डीवैल्यूएशन किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें पहले तो ये जो डीवैल्यूएशन किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि नरसिम्हा राव इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी थी तो उनको लगा कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अब 1966 में जो रुपए का डीवैल्यूएशन किया था वो अलग किया गया था। तो यहाँ पे तो देखिए जो सही कर रहे हैं हम उसको सही तरीके से करें इस बार, ऐसा कोई घपलेबाजी नहीं होगी। तो फिर मनमोहन सिंह ने पे उन्होंने पूरा, उन्होंने नरसिम्हा राव ने उन पर पूरा विश्वास किया और उनको फिर खोलने दिया सारी चीजें। अब यहाँ पे आईएमएफ ने लोन लेने की शर्तें भी यहाँ पे रख दी थी। अब क्योंकि 1991 में तो बहुत कुछ हो रहा था, इधर गल्फ वॉर चल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। इधर 1990 में भी आप सब जानते हैं कश्मीरी पंडितों का इतना बड़ा नरसंहार हुआ। आज तक देखिए उनके बारे में कोई कुछ नहीं कर पाया, कश्मीरी पंडितों के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। उसके बाद 1991 में क्या हुआ, धीरे धीरे सोवियत संघ टूट रहा था, सोवियत संघ टूट के अलग हो गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद गल्फ वॉर चल रहा था, कुवैत पे कब्जा हो गया। तो आईएमएफ ने पहले क्या बोला कि देखो कुछ शर्तें बताई, मैं यहाँ पे वो शर्तें क्या थी आपको पहले शर्तें बताता हूँ क्या थी। तो सबसे पहली चीज तो क्या बोला आईएमएफ ने कि आप अपनी सबसे देश की जितनी भी इकोनॉमी है उनको उस इकोनॉमी को खोलो। अब उसके बाद फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला, आप देश को सोना गिरवी रखो। अमेरिका ने इधर शर्त रख दी कि गल्फ वॉर की वजह से हमको यहाँ पे हेल्प चाहिए, हमारे जितने भी शिप्स जा रहे हैं, जो भी कुछ जा रहा है सब भारत में रुकेंगे आपके यहाँ पे। तो अब आपको है ना आईएमएफ के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। पाकिस्तान भी इस समय काफी बड़ा हो रहा था यहाँ पे। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि बड़ा बड़ा हो रहा था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब सारी चीजें हो रही थी।
तो फिर उसके बाद काफ़ी सारी शर्तें रखी। अब देखिए अमेरिका की वही बात है, अमेरिका जो बोलता है वही होता है पूरी दुनिया में। अब आईएमएफ बोलता है भारत को लोन देने के लिए तो ही लोन मिलता है। तो फिर उसके बाद ऐसी करके कई सारी शर्तें रखी और भारत ने मान लिया। अब उसके बाद कई सारे फायदे भी हुए। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, 24 जुलाई 1991 को भारत की आर्थिक आज़ादी का दिन बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन यहाँ पे बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने बजट में सारी चीज़ें बताई, गरीबी रेखा से कई लोगों को ऊपर लेके आया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने गरीबी रेखा से जब ऊपर लाए, फिर उसके बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, एनईपी जिसको बोला जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उन्होंने देश में कई सारे रिफॉर्म्स लागू किए। और जो उसमें कई सारी चीज़ें थी, उसमें क्या हुआ कि वो कई सारे पॉलिसीज थी जिसमें फॉरेन कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया, सबसे बड़ी चीज़ लाइसेंस राज, क्योंकि देखिए बिना लाइसेंस के आप कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, देश में काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी किया, अपोजिशन लीडर्स ने बहुत इस चीज़ को लेके हल्ला किया था कि है ना, ये देश को बेचने पे तुले हुए हैं, इससे फलाना देश बर्बाद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इस तरीके की बातें बोली जा रही थी विपक्षी पार्टी द्वारा। अब देखिए मनमोहन सिंह इस बात को समझते थे, तो मनमोहन सिंह ने बोला कि देखिए नहीं, जो भी कुछ हो रहा है तो वो तो देखिए सब बात सही है, उन्होंने देश को जो भी ज़रूरत है वो सब सही है। लेकिन जब नरसिम्हा राव की बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन देने की भी बात बोली कि ठीक है, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो रेजिग्नेशन दे देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए जीडीपी यहाँ पे है ना 6% की जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जीडीपी उससे 1% से ज्यादा आगे बढ़ गई, 6.8%। सोचिए इतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ गई। सोचिए अपन चाहते थे इतना, अब अपन को उससे दुगना मिल गया। काफी सारी पॉलिसीज हो गई, गरीबी रेखा से ऊपर लोग आ गए, कई सारे काफी कुछ देश को मिला। उसके बाद ऐसे करके ये सारी चीजें हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1991 में काफी सारे ये रिफॉर्म्स अच्छे से चले। देश में विपक्षी पार्टियों ने इल्जाम लगाया, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपना काम किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नरसिम्हा राव ने उन पर विश्वास किया, उनको रेजिग्नेशन नहीं लेने दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी हो रहा है उसके के साथ हम आपके साथ हैं। 1991 से लेके फिर 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने ये सब किया, देश को पूरा ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आगे चल के उनकी पॉलिसीज इतनी कारगर साबित हुई कि आगे की सरकारों ने भी इन पॉलिसीज को आगे चल के कंटिन्यू रखा था। फिर उसके बाद देश में आपको पता ही है 1996 से 1998-99 तक तो कोलिशन एरा चल गया था कि है ना, उस समय ऐसे हो गया था कि मतलब उस समय क्या हुआ था कि आपको पता ही है, पहले अटल जी की 15 दिन की सरकार बनी, 13 दिन की, फिर 13 महीने की, फिर 5 साल चली थी। फिर उसके बाद 6 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह अपोजिशन में रहे 1998 से 2004 तक। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2004 के इलेक्शन में फिर सत्ता की चाबी कांग्रेस में आई, यूपीए गठबंधन के पास। अब यूपीए गठबंधन के पास जब सरकार में सरकार बनने की बात आई, तो उसमें क्या हुआ कि अब देखिए पूरा अपोजिशन उस समय यही हल्ला कर रहा था कि है ना, सोनिया गांधी यहाँ पे अपोजिशन लीडर बनेगी तो फिर प्रधानमंत्री बनेगी, तो वो कैसे बनेगी, एक विदेशी भारत में प्रधानमंत्री जा रही है। इस बात को कब लेके काफी ज्यादा हल्ला हो रहा था। गांधी परिवार भी कंफ्यूजन में था। और बीजेपी की लीडर थी उस समय सुषमा स्वराज, उसने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो वो मुंडन करवा लेगी और है ना, सांसद पद से इस्तीफा दे देगी। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी ने बाद में किसी को कुछ बताया नहीं, और बिना लोगों को बताए अपने मन से 22 मई 2004 को है ना नॉमिनेशन दिया। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए नॉमिनेट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर पद के लिए नॉमिनेट तो कर दिया, फिर इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री तो बन गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके पास भी है ना काफी सारी चीजें होने वाली थी। अब उसके बाद भी क्या हुआ कि लेकिन कंट्रोल ज्यादातर है ना, कांग्रेस में ज्यादातर कंट्रोल तो सोनिया गांधी के पास ही रहता था। सोनिया गांधी के लगातार हस्तक्षेप की वजह से तो कभी उनको है ना रिमोट कंट्रोल वाले प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, तो कभी मनमोहन की जगह मौन मोहन बोलने लग गए थे। सब ऐसे करके मजाक बनाते थे उनका। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए ऐसा नहीं है कि उनका पहला कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टेन्योर तो मनमोहन सिंह का बहुत बढ़िया रहा। देखिए 2007 तक भारत की जीडीपी 9% से भी ऊपर तक पहुंच गई। सोचिए इतना ज्यादा उस समय देश को है ना बढ़ावा मिल गया था, देश की जीडीपी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी।
फिर उसके बाद उन्होंने कई सारी स्कीम निकाली, जैसे है ना राइट टू आरटीआई दिया, मतलब राइट टू आरटीआई, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना कंपलसरी होगा, स्कूल भेजना। फिर उसके बाद मनरेगा, मनरेगा के बाद फिर क्या हुआ कि है ना न्यूक्लियर डील साइन की थी उन्होंने अमेरिका के साथ 2005 में। ये सारी चीज़ें हुई। देश के साइंटिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर बराक ओबामा तक उनकी समझदारी के मुरीद थे। सभी उनको काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी की तारीफ करते थे उनके। काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि इन सब को देखते हुए क्या हुआ कि 2009 में एक बार वापस से, उस समय क्या हुआ कि देश के पास बीजेपी की सरकार, मतलब कांग्रेस की सत्ता वापसी होनी थी। अब ऐसे में क्या हुआ, उस समय क्या हुआ 2004 से बीजेपी के जो लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी, 2009 में भी वो नॉमिनेट हुए थे, लेकिन वो पीएम नहीं बन पाए। मनमोहन सिंह के इतने शानदार कार्यों की वजह से क्या हुआ कि 2009 में बम्पर वोट मिले उनको, कांग्रेस पार्टी को, और यूपीए गठबंधन ने वापस से सरकार बनाई। वापस से जब उन्होंने सरकार बनाई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने देश में सत्ता में वापसी की दोबारा 2009 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा कार्यकाल इतना अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस समय हाउसिंग रिसेशन आ गया देश में 2007 2008 2009 में, जो आर्थिक मंदी आई थी, वो हाउसिंग रिसेशन आ गया था। लोग घर खरीदने के लिए लोन ले रहे थे और लोन नहीं चुका रहे थे। अमेरिका में हाउसिंग रिसेशन आ गया तो पूरी दुनिया का इस पर असर पड़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे देश में घोटाले हो गए, जैसे 2G स्कैम हो गया, फिर 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, फिर उसके बाद अन्ना हजारे का पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था, कई सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा यूपीए गवर्नमेंट को। बट उसके बाद भी क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को है ना कई सारी चीज़ें की थी देश के लिए, और देश को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया। लेकिन वो हमेशा लेकिन यही बोलते थे, उन्होंने कभी बोला नहीं, मतलब क्या देखिए, अब सोनिया गांधी का ज़्यादातर इंटरफेयर रहने की वजह से क्या होता था, वो बोल नहीं पाते थे। तो लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि हज़ारों सवालों के जवाबों से अच्छी तो मेरी खामोशी है। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी, लेकिन उससे अच्छी तो मेरी खामोशी है। वो इस तरीके की बात बोलते थे। वो हमेशा मतलब वो अपने काम का कभी श्रेय नहीं लेते थे। वो अपने काम को पूरा करते थे और सही करते थे, जो भी करते थे। मनरेगा स्कीम हो गया, ये कई सारी स्कीमें चली। फिर उसके बाद सेकेंड टेन्योर में भी उनका क्यों क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि उस समय 2008 में आप सब जानते हैं कि 26/11 का हमला हो गया था मुंबई में। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया ने, फिर पूरे देश ने उनको क्रिटिसाइज किया कि देखिए ये इतना बड़ा पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने पाकिस्तान पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। तो इस बात को लेके भी क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये सब की वजह से क्या हुआ, खैर उन्होंने तो देश के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले। 1987 में पहले पद्म विभूषण मिला, जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमिक अवार्ड मिला, कई सारे उसके बाद अवार्ड्स और ऑनर्स भी दिए गए उनको। फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अब 2004 की जो अब 3 जनवरी 2014 को क्या हुआ था, उन्होंने एक आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि उनसे पूछा गया था कि आपको इतिहास कैसे याद रखेगा। तो उन्होंने बोला था कि हिस्ट्री मुझे ऐसी याद रखेगी जिसकी वजह से मेरी ईमानदारी और मेरे जितने भी, मतलब जो भी मैंने काम किया है, जितने भी देश को जो कुछ भी दिया है, जो मैं बंटवारे से, आज देश के बंटवारे होने की वजह से जो मुझे भारत आना पड़ा और उसका फ़ायदा हुआ कि मैं प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा, तो मुझे इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिला, मैंने देश को काफ़ी कुछ दिया, तो इसकी वजह से मुझे इतिहास याद रखेगा। तो लोगों को जब उनकी डेथ हुई ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही याद आ रही थी। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि इतिहास उनके देश को दिए गए योगदान को कभी नहीं भूलने वाला। जो उन्होंने देश के लिए किया, अच्छा किया, देश को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश में काफ़ी जितना भी कुछ रिफॉर्म्स आने वाले थे उनकी बदौलत ही वो। अगर सोचिए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर उस समय फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाते तो वो शायद है ना, अगर वो तो शायद देश इतना डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में उनकी बहुत अच्छी महारत हासिल किए थे। वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं कॉलेज में। तो सोचिए, जो इंसान को इतनी नॉलेज हो तो देश को कितना आगे ले जा सकता है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन वही बात है, सेकेंड टेन्योर बस अगर अच्छा हो जाता तो शायद उनको क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ता। लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो भी मतलब उनके साथ हुआ, देश के लिए उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया।
तो ये था एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आया होगा। थोड़ा मनमोहन सिंह के बारे में बताया और मैंने एलपीजी रिफॉर्म्स का पूरा बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।